हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। सो यूजीआर मैम आज आपके लिए फिर से लेकर आई है एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है सेल बायोलॉजी, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसानी से हो जाता है, बहुत ज्यादा मार्क्स गेनिंग भी रहेगा सब्जेक्ट। अगर बायो की बात की जाए सब्जेक्ट वाइज तो इट विल बी अ इजी टॉपिक। अगर थोड़ा बहुत और अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो आप 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। इवन दिस टॉपिक इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द 11th क्लास, जहां पर इसे सेल बायोलॉजी के नाम से ही बोला जाता है। तो मैं आपको टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी पढ़ाने वाली हूँ। जल्दी एक न्यू वीडियो लेकर आने वाली हूँ जहां पर मैं आप लोगों को एक नए सेशन के अंदर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच, वो सेशन भी जल्दी आने वाला है। ओके, तो ये सब कुछ हम कर कहाँ रहे हैं? चैनल का नाम है, चैनल का फटाफट से नाम बता दो मैम को, दैट इज उन्नति। तो उन्नति चैनल के ऊपर जो टेक्निकली यहाँ पर आपका चैनल है, आप सबके लिए चैनल है, जो लेकर आई है यूजीआर मैम। अब ये यूजीआर मैम कौन है? सो माय नेम इज उर्वशी गौर राठौर, मुझे सब यूजीआर मैम के नाम से भी जानते हैं। आई एम बीएससी एमएससी सीएसआई नेट जेआरएफ क्वालिफाइड इन लाइफ साइंसेज। मुझे पिछले 7 साल से मैं बच्चों को नीट पढ़ा रही हूँ। कोटा से बिलोंग करती हूँ, कोटा वाली मैम मुझे कहा जाता है, कोटा वाली दीदू बोलते हैं सब। पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन टीचिंग से भी एसोसिएटेड हूँ। ओके, मुझे ज्वाइन करने के लिए, मतलब आप उन्नति चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप फेसबुक पे उन्नति का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी, जो भी सेशन मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं चैनल के ऊपर, इसे लाइक करना है। तो इस पॉइंट को आप सब याद रखेंगे, फॉर श्योर रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं आपको, मैंने लाइव प्रोसेस पे, पूरा कंप्लीट लाइव प्रोसेस पे एक सीरीज बनाई है बहुत सारे टॉपिक्स की, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मैं नीट भी पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर नीट के बच्चों के लिए भी वीडियोस अवेलेबल है। जो स्पेसिफिक सेशन लेकर आ रही हूँ ये वाले, ये एनटीएससी स्पेशल सेशंस है। साथ ही साथ यहाँ पर नीट के स्पेशल सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, जहां पर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ, दैट इज द क्लास 12 टॉपिक। तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो। शैल वी बिगिन? सो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेल के साथ। तो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए, सेल होता क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए आप सबके माइंड में वो है, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो सेल इज व्हाट? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरी बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो सेल क्या है? आप सेल को बोल सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन ऑल्सो से दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि मेरी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर अवेलेबल है वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और मेरी बॉडी में जो भी फंक्शन कैरी होते हैं वो कौन करवाता है? सेल करवाता है। तो सेल हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। ज्यादा बेटर क्या बोला जाना चाहिए कि जो सेल है वो बॉडी की क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। तो दिस इज द लिविंग यूनिट, क्योंकि एटम भी होता है, तो इन दैट बेसिस ये सेल, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सो सारी बॉडी, सारे ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? तो दे आर मेड अप ऑफ सेल, और दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। तो ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने हुए भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उन्हें कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा जाता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर मोर देन वन सेल के बने हुए हो तो उन्हें कहा जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। यूनिसेल्युलर के लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं, बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम बात कर सकते हैं यहाँ पर प्रोटिस्ट के बारे में या प्रोटिस्टास के बारे में। ये सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर की बात करें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएंगे यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन फंजाई इज ऑल्सो
मल्टी सेलुलर इन नेचर, बट वो यूनिसेलुलर भी होती है। प्लांट्स भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर, एल्गी की बात करें, और फंजाई भी कैसी होती है नेचर में, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकती है। ओके, सो सेल को क्या बोला गया, मैम ने अभी आप लोगों को इस बात को कन्वे किया कि सेल की डेफिनेशन क्या है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो कि कैरी करती है सारे लिविंग प्रोसेसेस। मैं आपको लिविंग प्रोसेस टॉपिक बता चुकी हूँ। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो बॉडी में जरूरी है क्या मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, उन सबको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर? और यहीं पर ही हमने बात की है कि लाइफ प्रोसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ पर रन होती है, सेल में रन होती है। इसी वजह से आप एक नोट लगा के लिख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एक्सेप्शन मिलेगी, तो आंसर विल बी सेल। तो सेल को डिफाइन किया जाता है एज द यूनिवर्सल क्राइटेरिया। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल क्राइटेरिया टू डिफाइन लाइफ। तो इसी की बेसिस पर हम जिसको डिफाइन कर देते हैं, लाइफ को डिफाइन कर देते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। इसका मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल फाउंड नहीं होता, एग्जाम्पल के केस में हम वायरसेस की बात कर सकते हैं जिनके अंदर सेल मौजूद नहीं होता है, तो उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाया जाया नहीं जाएगा, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलेंगे। क्या मैम की बात आप लोगों को सबको क्लियर हो गई कि सेल फंडामेंटल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज माइक्रोस्कोप। इस वजह से सेल को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इसी को आगे एक्सप्लेन करते हुए हम शुरू करते हैं बाय द हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, सेल के बारे में किसने डिटेल बताया, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक। तो सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। तो इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक ने इन द स्लाइस ऑफ अ कॉक, जो कि कैसा मटेरियल है, विच इज अ प्लांट मटेरियल, तो प्लांट मटेरियल के अंदर इन्होंने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की, सेल की डिस्कवरी की। और यहाँ पर इन्होंने बोला, ये सब कुछ डिटेल इन्होंने कहाँ पर दी थी, एक बुक के अंदर। दिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो इन अ बुक नेम माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया किसका नाम है, बुक का नाम है, स्कॉलर का पब्लिकेशन इन्होंने इसमें किया था। और माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर इन्होंने बोला कि जो सेल होता है दैट इज सेल्यूला, इसका मतलब होता है एम्प्टी कंपार्टमेंट। क्या मतलब होता है, एम्प्टी कंपार्टमेंट। तो उन्होंने बोला कि सेल इज व्हाट, सेल इज द एम्प्टी कंपार्टमेंट। सेल कुछ एम्प्टी कंपार्टमेंट्स जैसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, हनी कॉम्ब से। तो दे रिजेंबल इन द स्ट्रक्चर टू दी हनी कॉम्ब, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। और टेक्निकली उन्होंने प्लांट सेल में डिस्कवरी की थी, प्लांट मटेरियल में डिस्कवरी की थी, तो इनको कहा जाता है एज आर ऑल्सो नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। किसकी डिस्कवरी के लिए भी जाना जाता है, सेल वॉल की डिस्कवरी के लिए, क्योंकि हमें पता है सेल वॉल नेचर में कैसा होता है, हमें नहीं भी पता तो हम आज पता कर लेंगे। वो प्लांट्स में मिलती है और किस में मिलती है, फंजाई में मिल सकती है, बैक्टीरिया में मिलती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इस सेल वॉल की वजह से ही प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बाहर की तरफ मौजूद होता है अदर देन दी सेल मेम्ब्रेन। तो दिस इज आउटर टू दी सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड साइंटिस्ट जिन्होंने और सेल की स्टडी की उनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो इन द ईयर 1673 एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी डिस्कवरी की, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। और लिविंग सेल इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने जो स्टडी की थी वो थी वाटर ड्रॉपलेट की। तो इन दी वाटर ड्रॉपलेट इन्होंने बोला कि कुछ
स्मॉल एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिन्हें इन्होंने एनिमल क्यूल्स नाम दिया, और बाद में इन्होंने उन एनिमल क्यूल्स को क्या नाम दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So for the discovery of microorganism, Anthony van Leeuwenhoek is known, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. ये लिखा हुआ है एनिमल क्यूल्स. तो एक काम करते हैं, ये एनिमल क्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है. सो वाटर ड्रॉपलेट के बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो इनके लिए जो पॉइंट नोट करना है, आई विल कीप दैट पॉइंट हियर, कि एंटोनी वैन ल्यूनिकॉक इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है. फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, माइक्रोब्स. और माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जिनकी कॉलोनीज आपको नेकेड आई से नजर आ जाएंगी, बट सिंगल फॉर्म में वो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे. सो ये रहा, एंटोनी वॉन ने इन ऑर्गेनिज्म को एनिमल क्यूज बोला था, जिन्हें अब प्रोटिस्ट के नाम से जाना जाता है. किसके नाम से, प्रोटिस्ट के नाम से. मोनेरास आर देयर, प्रोटिस्ट आर देयर. तो प्रोटिस्ट आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, तो प्रोटिस्ट आर द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है. अब ये यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर टर्म में हम आपको समझा चुकी है. तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं, अभी हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. क्या ये आपको पॉइंट समझ में आए. और भी साइंटिस्ट के नाम लिए जाते हैं, जैसे कि जेई पुरकिंजी, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल. साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं यहाँ पर अबाउट द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाले, गोल्जी के बारे में बताने वाले सर कैमिलियो गोल्गी. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आर देयर जिन्होंने सारे स्ट्रक्चर्स की वहां पर डिटेल स्टडी करके अलग अलग स्ट्रक्चर को वहां पर आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया. तो एक एक करके हम उनके बारे में भी बात कर लेंगे. क्लियर. चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें याद रखना है, दैट इज सेल थ्योरी. तो ये सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी एक्सप्लेन करती है about the cell and its origin, कि सेल कहां से आया, कहां से ओरिजिनेट किया. ये एक्सप्लेन करने के लिए मौजूद है हमारे पास सेल थ्योरी. जो सेल थ्योरी है उसे टेक्निकली दिया किसने है, साइंटिस्ट का नाम है. सो इन 1838 एक जर्मन बॉटनिस्ट है, मतलब प्लांट्स पे जो काम करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहा जाता है, एनिमल्स पे काम करने वालों को जूलॉजिस्ट कहा जाता है. तो देयर इज अ जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम है मैथियस शेल्डन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैथियस शेल्डन, जिन्होंने प्लांट्स के ऊपर काम करके ये एक्सप्लेन किया कि सारे प्लांट्स किसके बने हुए होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. कि ऑल प्लांट सेल्स इन, यू याद रखो, इन 1838 मैथियस शेल्डन सेड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल. ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल भी मार्क कर देते हैं, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सेम बात पर अपने तरीके से इन 1839 एक साल बाद एक साइंटिस्ट आए, थियोडर श्वान. इन्होंने सेम बात बोली, किसके लिए बोली, एनिमल्स के लिए. जो श्वान है वो एक जूलॉजिस्ट है, इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया है. सो श्वान ने यही बात एनिमल्स के लिए बोली कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. और इन दोनों ने मिलकर क्या प्रोवाइड की, सेल थ्योरी प्रोवाइड की, कि ऑल plants and animals are made up of cell and cell is the basic structural and functional unit of life. But जो ये explain नहीं कर पाए कि एक न्यू सेल और सेल का ओरिजिन क्या होता है, एक नया सेल फॉर्म कैसे होता है अर्थ पर, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अ डिफरेंट साइंटिस्ट केम इन 1855 जिनका नाम है रेडोल्फ विर्चो. और इन साइंटिस्ट ने बोला कि सेल्स comes out from the other cells, मतलब a new cell is formed from the pre-existing cell. जो टर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो लैंग्वेज इन्होंने यूज की थी, दैट इज, इनके लिए मैं वो टर्म लिख देती हूँ, दैट इज ओमनी सेल्यूला, सेल्यूला, ई सेल्यूला. ओके, तो इन्होंने बोला दैट इज ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला. इसका मतलब द न्यू सेल्स विल बी फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये इसका मतलब है ओमनी सेलुला, ई सेलुला. तो इनको मिलाकर, इन तीनों साइंटिस्ट के काम को मिलाकर अल्टीमेटली क्या दी गई,
सेल थ्योरी दी गई, जिसको आपको बोलना चाहिए मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या दी गई? मॉडर्न सेल थ्योरी, जो अभी हम पढ़ते हैं, जो सारे ऑर्गेनिजम्स पे इक्वली यहाँ पर अप्लाई हो पाती है। सेल थ्योरी ने बोला दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सारे ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला पॉइंट, ऑल सेल आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, मतलब यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द बॉडी। एंड आखिरी पॉइंट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रडोल्फ विर्चो ने जोड़ा, मैं कोई और पेन से इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, ही सेड दैट द न्यू सेल, the cell, or we can say the new cell come only from the pre-existing cell। तो ये वाला पॉइंट किसने बोला था? रडोल्फ विर्चो ने कहा था। इस पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ लिख दी है जो उन्होंने यूटिलाइज की थी, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे करते हैं। तो ये तो हमने बात किसकी की? सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी किसने दी है। इसी के साथ सेल बॉडी के अंदर मौजूद है और बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स आर फाउंड। तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ दी सेल्स। मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में फाउंड होते हैं और इन सब सेल की बहुत डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्स आर फाउंड। वेराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हो सकती है, तो डिफरेंट शेप ऑफ द सेल आर फाउंड, different size of the cell is found and the cell exists in the different number के बारे में तो अभी अपन ने बात की है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों हो सकता है। तो शेप डिफरेंट हो सकती है, साइज डिफरेंट हो सकती है, नंबर डिफरेंट हो सकता है, इन दैट बेसिस। और ये सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पर और ऑर्गेनिज्म में होने वाले फंक्शन। तो बेसिकली स्ट्रक्चर, जो शेप्स, डिफरेंट शेप होती है, साइज होती है, नंबर होते हैं, दे रिफ्लेक्ट्स इट्स फंक्शन, कि कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे पढ़ना है अबाउट द सेल शेप। सेल डिफरेंट शेप का एग्जिस्ट करता है। सेल हैव डिफरेंट शेप, जो लिखा हुआ है, इट रिफ्लेक्ट्स इट फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्किन सेल की बात कर ले, बैक्टीरियल सेल की बात कर ले। बैक्टीरिया अलग अलग शेप का होता है, रॉड शेप का एग्जिस्ट करता है ना, और रॉड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का हो सकता है, और स्फेरिकल शेप के साथ साथ इट कैन बी ऑफ द स्पाइरल शेप, लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, कॉमा शेप का हो सकता है। इस बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। हमारी बॉडी में बात करें नर्व सेल्स की, तो दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन दी बॉडी। एग सेल की बात करें तो फीमेल का एग बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल होता है। तो लॉन्गेस्ट सेल तो नर्व, लार्जेस्ट सेल क्या होता है फीमेल की बॉडी में? दैट इज एग। और प्लांट सेल्स की बात करें तो दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो हर सेल अपने फंक्शन के बेसिस पर क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस रखता है। साइज की बात की जाए तो साइज की बात करें तो साइज इज लिमिटेड बाय अ सेल सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिस बनाता है फॉर द सेल डिवीजन, कि सेल अपनी एक शेप और साइज को मेंटेन करके रखता है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो। तो इन दैट केस यहाँ पर अगर सेल का ये जो इंडेक्स है, इसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहा जाता है, मैं आपको सेल डिवीजन में समझाऊंगी। तो अगर ये डगमगा जाए, ये बिगड़ जाए, तो अल्टीमेटली सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा अपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए। क्या मैम की बात क्लियर हो गई? चलिए सेल साइज के बेसिस पर बात करते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको कुछ देर पहले समझा चुकी हूँ, एक बार इसका फिर से हम प्रीव्यू देख लेते हैं। क्या है कि साइज की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जा सकता है? क्लासिफाई एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था बैक्टीरिया का। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हम अमीबा का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एंड प्रोटिस्ट। मल्टीसेलुलर में डिफरेंट सेल्स बने हुए होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं,
टिश्यू लेवल पर जा सकते हैं, ऑर्गन जो सिस्टम लेवल हो सकता है वो टिश्यू मिल सकता है, वो ऑर्गन मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स की बात करें, हमारे केस में जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। दे आर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स, बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ऐसे बात की जाए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल की, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है, डिस्क शेप के होते हैं, डिस्कॉइडल शेप के होते हैं यहाँ पर, और इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। आगे मैं इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगी। दे आर इन्यूक्लिएटेड स्टेज, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। इनके पास ये रेड दिखते हैं क्योंकि इनके पास मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से ये रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और इसमें मौजूद होता है आयरन, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है। हमारे बोन सेल्स की बात की जाए तो बोन सेल्स में मौजूद होती है ये कैविटीज दे रखी है, यहाँ पे कैनाल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इनके हवर्सन कैनाल कहा जाता है। एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। चीक सेल के एग्जांपल दे रखे हैं, तो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स आर देयर जो टिश्यूज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसी बेसिस पर अभी हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। एक और बेसिस ऑफ डिवीजन देखते हैं हम यहाँ पर, तो सेकंड बेसिस ऑफ डिवीजन डालते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, ऑन द डिवीजन नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरियन। व्हाट इज कैरियन, कैरियन इज एज द न्यूक्लियस, कैरियन को किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म अगेन दो टाइप में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला है हमारे पास प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को दूसरा जो टर्म हम यहाँ पर दे सकते हैं वो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, दे आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड सेल अवेलेबल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि इनके सेल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सेल के पास, क्योंकि हमने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरियन, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट भी यही होता है। प्रोकैरियोट सेल्स के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बेटर पॉइंट ये है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, पहला पॉइंट। इनके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो एक स्ट्रक्चर फाउंड होता है न्यूक्लियस में, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। So cell lack the nucleus and membrane bound organelles. They include bacteria. इसमें कौन इंक्लूड किए जाते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर दी टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है, डीएनए मिलता है या फिर क्रोमोसोम कह सकते हो, तो इनके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मिलता है इन दी न्यूक्लियोइड रीजन। अभी न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो प्रोकैरियोट के केस के अंदर मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस को क्या टर्म दिया जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, या इसे न्यूक्लियोफोर कहा जाता है, वो जो कि वेल डिफाइंड वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके पास सेल वॉल होती है, और इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन मटेरियल की सेल वॉल मिलती है, जैसे प्लांट्स के पास सेलुलोज की होती है, फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है, तो दे हैव अ सेल वॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास सेल वॉल होती है। और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया,
सो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई होती, नॉन पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। इसलिए जैसे आप बात करते ना हम कैटल्स के अंदर उनके स्टमक की बात करें तो रूडिमेंट्री जो होते हैं, इनके केस के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर क्या मिलता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो ये मिथेनोजन बैक्टीरिया हो गया, हेलोफाइटिक बैक्टीरिया हो गए, हाई टेम्परेचर में मिलने वाले थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए, ऐसे बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आर्की बैक्टीरिया अर्थ पर मौजूद ओल्डेस्ट फॉसिल्स है या ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स इन्हें कहा जाता है। ये अपनी सेल की शेप को, अपने सेल के स्ट्रक्चर को और अपनी प्रॉपर्टीज को इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ट्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, वैसा कोई चेंज अपने अंदर नहीं लेकर आ सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर को मार्क किया जाए। प्रोकैरियोट जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवर जो मौजूद होता है, वो दोनों में कॉमन है। तो सेल मेम्ब्रेन में मिलेगी और सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में सिमिलर मिलती है। अभी मैं आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्लासिफिकेशन, एक डिफरेंशिएशन चार्ट भी बता दूंगी। इनके पास फ्लैजिला मिलता है। फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इनके पास राइबोसोम्स मिलते हैं। इनके पास छोटे छोटे अपेंडेजेस मिलते हैं अटैचमेंट के लिए, जिन्हें फिम्ब्रे कहा जाता है। इनके पास सर्कुलर सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनके पास मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। इनके बाहर कवर में कैप्सूल मौजूद होता है। आउटर कवर, यू पढ़ो इसको, सबसे बाहर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर सेल वॉल, तो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले मौजूद है कैप्सूल, कैप्सूल के बाद मौजूद है सेल वॉल और सेल वॉल के बाद मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। तो तीन तीन कोट इनके अंदर मिल रहे हैं। हमारे पास एक ही मिलता है सेल मेम्ब्रेन का, इनके पास तीन तीन मिल रहे हैं। बताओ, क्लियर हो गई बात? तो तीन तीन कोट इनके पास मिलते हैं। अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनके पास प्लास्टिड मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लास्टिड किसको कहा जाता है? इट्स द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स आर द वेल डिफाइंड सेल्स। ये वेल डिफाइंड सेल्स होते हैं। इनके पास सारा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे अंदर के जो इंटरनली मौजूद होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में किन्हें इंक्लूड किया जाता है? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। क्लियर हो गया? ये यहाँ पर नेचर में कैसे है? मल्टी सेलुलर। ओके, जबकि एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्ट ये कैसे हो सकते हैं? इवन प्लांट ऑल्सो, ये भी कैसे हो सकते हैं? ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये साथ ही साथ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर की बात की जाए यूकैरियोट के केस में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आउटर मोस्ट कवर, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। तो अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स मौजूद है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड मिलेंगे डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर हुआ? अलोंग विद द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। बाहर मिलेंगे प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, राइबोसोम, जो कि यहाँ पर अटैच होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द ईआर। जबकि यूकैरियोट्स के केस में ये राइबोसोम आपको कहाँ पर मिलेंगे? मैट्रिक्स के अंदर ही वहां पर अवेलेबल होंगे, क्योंकि ईआर प्रोकैरियोट्स के केस में मौजूद नहीं होता है। क्लियर? तो एक बेसिक यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए, एक सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए, यूनिसेलुलर का एग्जांपल अगर ले लें, तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये तीनों तो मौजूद होंगे ही होंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी हैव द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो ये थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसके? यूकैरियोटिक सेल के। तो इनको मार्क किया जाए फटाफट से डायग्राम में। तो न्यूक्लियस, देन वी हैव द सेल मेम्ब्रेन, और अंदर का पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स जहां बाकी चीजें मौजूद है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। ये तीनों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थ्री कंपोनेंट्स हो जाते हैं ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? चलिए
सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम बेसिक के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर मौजूद है। आखिरी में मैं आपको प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एनिमल और जो प्लांट सेल होता है उनके बीच में डिफरेंशिएशन भी बता दूंगी। तो शुरू किया जाए। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। तो डिफरेंट नेम्स आर प्रोवाइडेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो द सेल आउटर मोस्ट होता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो अगर एनिमल सेल की बात करें, पॉइंट टू रिमेंबर, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवर हो जाएगा। बट अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में इसके आउटर क्या मौजूद होगी? सेल वॉल विल बी फाउंड। बट सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग बाउंड्री और अ डेड बाउंड्री। तो ये नेचर में कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी बाउंड्री होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी अ लिविंग बाउंड्री। तो डिफरेंस यही हो गया कि एक नॉन लिविंग बाउंड्री और एक लिविंग बाउंड्री होती है। So this is the cell outer boundary, a living boundary. This is cell membrane या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फ्लूइड नेचर में फ्लूइडिटी मेंटेन रखती है, इसलिए प्लाज्मा भी वर्ड यूज किया जाता है। ये सेल की सरफेस को कवर करके रखती है और एक बैरियर की तरह बिहेव करती है। इवन इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। क्लियर पॉइंट? तो ये बैरियर की तरह काम करती है, नेचर में सेमी परमिएबल होती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, अगर आप देख पाओ तो दिखने में कुछ इस तरह से होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, किसकी बनी हुई है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ अ मॉडल, जिसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं, गिवन बाय सैंगर एंड निकोलसन। हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या मौजूद होता है। आगे अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो द सेकंड इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द यूकैरियोटिक सेल इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द रीजन ऑफ द सेल विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब सेल मेम्ब्रेन, तो बाहर हमारे पास मौजूद है सेल मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या है? within the plasma membrane, and that includes the fluid, the cytoskeleton and the other cell organelles. Cell organelles क्या होते हैं? The functional entities of the cell, जो function different function perform करते हैं सेल के अंदर, उन्हें cell organelles कहा जाता है। तो different cell organelles मौजूद है, बट साइटोप्लाज्म के अंदर हम न्यूक्लियोलस को काउंट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट द न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस तो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ये सेंट्रल पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। न्यूक्लियोलस इज फाउंड हियर, बाकी सेल ऑर्गेनल इसके आसपास मिलेंगे। The part of the cytoplasm that includes the molecules and the small particles, जिनके अंदर क्या मौजूद है? यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे। मतलब राइबोसोम को इंक्लूड करें अगर इसमें, और बाकी के सेल ऑर्गेनल को इंक्लूड ना करें, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल को ना माने, तो हम वर्ड यूज करेंगे साइटोसोल। क्या टर्म यूज करेंगे? साइटोसोल। तो कैसे लिखोगे? इधर देखो, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनल्स, क्या कहा जाएगा उसे? साइटोसोल कहा जाएगा। जो एक्चुअली वहां पर फ्लूइड मैट्रिक्स मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स। इसको उल्टा बोल सकते हो। साइटोसोल के बारे में पढ़ोगे तो माइनस इसको कर दो, साइटोसोल बनेगा। और साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स को साथ में क्या कहा जाएगा? साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। इस साइटोसोल के अंदर 20% क्या मौजूद होता है? प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल सब कुछ मौजूद होता है। तीसरा पार्ट है हमारे पास ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है इसे? ब्रेन ऑफ द सेल। और यू कैन ऑल्सो से द सेंट्रल कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। सेंट्रल कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेल डिवीजन के बारे में। और सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने वाला, सेल डिवीजन कैरी आउट करवाने वाला, सेल डिवीजन जिस पे टिका हुआ होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद है हमारा जेनेटिक मटेरियल। एंड व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या किया जाता है?
ट्रांसफर किया जाता है। तो न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स अ सेल डीएनए इन इट, कंट्रोल हाउस की तरह काम करता है। अभी मैं आगे आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगी कि आउटर मोस्ट कवर ऑफ द न्यूक्लियस जो कैसा है नेचर के अंदर, हम डबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते। तो दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल, अरे इसको सही से बनाती हूँ मैं। सो इट इज अ न्यूक्लियस क्या है, तो यहाँ पर इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो इसमें दो मेम्ब्रेन मौजूद होती है। पहले तो हमारे पास मौजूद होती, कैसी मैंने बोला डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द अदर इज द इनर मेम्ब्रेन। तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। तो ये हो गई है आउटर मेम्ब्रेन और दिस विल बी द इनर मेम्ब्रेन। इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हो, ठीक है। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दोनों की दोनों क्या है, दे आर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। और ये मेम्ब्रेन में बीच में ये मेम्ब्रेन जगह जगह से कैसी होती है, ये जगह जगह से, ऐसे मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ऐसे नहीं बनेगी, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि ये यहाँ पर नेचर में कैसी है, बीच बीच में से डिवाइडेड होती है बाय सम पोर। जिन पोर्स को क्या कहा जाता है, जिन ये यूं बनी हुई होती है, तो इन पोर्स को क्या कहा जाता है, इन पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियोपोर। व्हाट दे आर नोन एज न्यूक्लियोपोर, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाता है। अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या कहा जाता है इसे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और अंदर मौजूद है जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसी बात पे पॉइंट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन एन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। तो मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में, तो सेल का ऑर्गेनाइजेशन वहां पे देखा जाता है। मतलब सेल्स जुड़कर, यहाँ पर स्पेसिफिक सेल जुड़कर किसका फॉर्मेशन करेंगे, सेल्स जुड़कर यहाँ पर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। टिश्यू यहाँ पर कलेक्ट होकर क्या फॉर्म करेगा, ऑर्गन्स। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल जो कि सेम स्ट्रक्चर रखते हो, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो, सेम ओरिजिन के हो, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली एन ऑर्गेनिज्म विल बी देयर। यहाँ पर ये बना हुआ है कैसे, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सेल, सेल ने जुड़कर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन और ऑर्गन ने जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाया। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे स्किन के सेल जुड़कर क्या बनाते हैं, जुड़कर बनाते हैं हमारे लिए टिश्यू। तो कौन से टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन, आउटर कवर बनाने वाले स्किन सेल्स हो गए। तो स्किन हमारे पास क्या होता है, आउटर ऑर्गन, ये तो सेल हो गए और दे आर दी आउटर ऑर्गन। स्किन इज एन ऑर्गन, यहाँ पे लिवर बना हुआ है, ओके, लंग्स, सॉरी लंग्स बनी हुई है, तो लंग इज ऑल्सो ऑर्गन और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन देखे जाएंगे। तो एक सेलुलर एनाटॉमी के बारे में बात की जाए कि सेल के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है जो तुमको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देगा कि एक सेल के अंदर बेसिकली क्या क्या यूनिट मौजूद है। तो जब सेल की बात की जाए, तो अभी हमने बात की है, मैं एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि सेल के बारे में बात की जाए तो एक, अगर सेल हम यूकैरियोटिक ले रहे हैं, तो मैं कौन से सेल की बात कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दी यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास अगर प्लांट है सेल, तो सेल वॉल मौजूद होगी और इसके अलावा ये मटेरियल मौजूद है जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही काउंट किया जाता है किस किस को, सेल मेम्ब्रेन को। तो फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन काउंट होगी, देन वी विल बी काउंटिंग द साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स, और फिर मौजूद होगा क्या, देयर विल बी दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस काउंट किया जाएगा। इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है एक पार्ट साइटोसोल, पढ़ाया था साइटोसोल अभी, और साथ में मौजूद है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। और ये सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन, तो मैंने बोला ये सिंगल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस हो सकते हैं, तो यहाँ बने हुए कंट्रोल हाउस, न्यूक्लियस, वी नो असेंबली लाइन,
न्यूक्लियस के आसपास मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का। तो जिनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, लिपिड सिंथेसिस करने का, इन्हें ईआर बोला जाता है। और इन पर प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली मशीनरी मौजूद होती है राइबोसोम, और यहाँ पर 80S टाइप का राइबोसोम मिलता है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर 70S राइबोसोम इज देयर। क्या होता है अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज देयर, जो इनसे जुड़े हुए करते हैं। तो प्रोटीन या किसी भी चीज को सेल ने बनाया है, उसकी पैकेजिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स। तो ईआर के बाद काम करेगा गोल्जी। यहाँ पर स्केवेंजर की तरह काम करने वाला क्लीनिंग क्रू, तो असेंबली क्रू ईआर, वर्क बेंचेस जिन पर काम होता है राइबोसोम, डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर गोल्जी, क्लीनिंग क्रू के तरह काम करते हैं लाइसोसोम्स, एटीपी बनाने का काम पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्योरिटी गेट का काम करता है सेल मेम्ब्रेन, अंदर का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है साइटोस्केलेटन, और मैंने बता ही दिया कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है न्यूक्लियस। इसने आपको बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया होगा। क्लियर हो गई बात? तो हमें एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। चलिए स्टडी किया जाए। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो शुरू करेंगे, दैट विल बी दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। अभी मैंने आपको कुछ कुछ बातें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवर। इसे क्या कहा जाता है साथ में, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा इनको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्लियर? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये इसका काम क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक काम है वो है आउटर इन्वायरमेंट, मतलब सेल, ये अंदर का सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, ये आउटर इन्वायरमेंट हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बैरियर की तरह, सेपरेटिंग वॉल या बाउंड्री की तरह काम करती है। क्लियर? तो ये किसको यहाँ पे अलग करती है, सेपरेट्स द इंटरनल मेटाबॉलिक रिएक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इसका काम है क्या करना, अलाउ द एक्सक्रीटरी वेस्ट, इट अलाउज द सेल टू एक्सक्रीट द वेस्ट, ये वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम भी करती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस। सेल के बाहर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, रिमूव करना इज एक्सोसाइटोसिस, और अंदर ट्रांसपोर्ट करना कहलाता है एंडोसाइटोसिस। ये टर्म याद रख सकते हो, सेल के अंदर मटेरियल आना एंडोसाइटोसिस, बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिशन की बात करें कि मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फर्स्ट लिपिड्स की बनी हुई होती है। और लिपिड्स की यहाँ पर क्या मिलती है, बाय लेयर, तो लिपिड बाय लेयर इज फाउंड। और कौन से लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, वो लिपिड्स जिनमें फॉस्फेट मौजूद हो, तो फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड्स फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, दे आर द टाइप ऑफ लिपिड्स। और स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो लिपिड का स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, वहां पर मौजूद होता है हेड, और नीचे मौजूद होती है उसकी दो टेल। क्लियर? तो एक हेड मौजूद है और दो टेल मौजूद है। और बात की जाए हेड नेचर के अंदर, तो फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड्स हैड अ पोलर हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग होता है। कैसा होता है, वाटर लविंग, तो पानी की तरफ रह सकता है। ये हेड है फॉस्फेट का बना हुआ, और उसके पास दो नॉन पोलर टेल होती है जो वाटर हेटिंग या वाटर फियरिंग होती है, ये पानी से दूर रहने की कोशिश करती है। और ये ही वजह है कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से रखे गए हैं, जिनके हेड तो बाहर की तरफ है, क्योंकि हमें पता है बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, और टेल रहती है बीच में, ऐसे कुछ है। ये हेड हो गए और ये बीच की इनकी टेल हो गई, तो टेल यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करके रखेंगी, अंदर की तरफ साइटोसोल की तरफ फेस करने वाला भी हेड, और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करने वाला भी हेड ही होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बेंट बनाने के लिए या फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लोअर टेम्परेचर, बहुत ठंड पड़ गई तो वहां पर बॉडी के सेल्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मौजूद होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को फर्मनेस प्रोवाइड करता है,
साथ में ये एंटी फ्रीजिंग की तरह काम करता है लोअर टेम्परेचर में. इट प्रिवेंट्स द फ्रीजिंग ऑफ द सेल मटेरियल. वेरी इंपॉर्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, जो सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखने का काम करता है. क्लियर. प्रोटीन की बात करते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या मौजूद है. फर्स्ट आपने बात की लिपिड्स के बारे में. लिपिड्स की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर. यहाँ पर मौजूद होते हैं प्रोटीन्स और यहाँ पर मौजूद होती है तीसरी चीज दैट इज कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. मेम्ब्रेन की बात की जाए, मेम्ब्रेन प्रोटीन की, तो सेल मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन एम्बेडेड विद इन दी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जगह जगह पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में मिलते हैं. क्लियर. जगह जगह पर मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करेंगे. रिकॉग्नाइजेशन, सेल से बाहर से आने वाले मटेरियल को भी यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम करेंगे, उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करेंगे. सब कुछ काम प्रोटीन का होगा. सो प्रोटीन हेल्प्स मूविंग द लार्ज मॉलिक्यूल्स. ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी हेल्प करते हैं. और ये दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल. पेरिफेरल का मतलब जो सरफेस पर मौजूद होते हैं. मैं मार्क करके बताती हूँ आपको स्ट्रक्चर. इधर देखो, ये मौजूद है फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फोलिपिड का हेड बना हुआ है यहाँ पे, ये रहा. और यहाँ पर मौजूद है ये फॉस्फोलिपिड की टेल. तो ये तो दोनों क्या हो गए, लिपिड एंटिटीज हो गई हैं. साथ ही साथ इधर देखो, ये रहा, ये प्रोटीन पोर्शन है. तो ये हो गया यहाँ पे प्रोटीन, ये हो गया यहाँ पे प्रोटीन, ये हो गया यहाँ पे प्रोटीन, ये भी हो गया यहाँ पे प्रोटीन. तो बीच बीच में देखा, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो गुलाब जामुन होते हैं, तो वहां पर वो जो लिक्विड होता है, जो चाशनी होती है, उसके अंदर गुलाब जामुन मौजूद है. तो बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है. या फिर रसमलाई का एग्जांपल ले लो, मुंह में पानी आ जाएगा सुनते ही. तो वो जो लिक्विड मटेरियल है वो तो लिपिड की बाइलेयर हो गई. और साथ में सैंड्यू भी कह सकती हो ना, कहीं पर ऊपर क्या मौजूद है, जगह जगह पर वो गुलाब जामुन चाशनी में स्टिक्ड है ना. शुगर जो स्लरी है उसके अंदर स्टिक्ड रहते हैं जगह जगह पे, शुगर सिरप के अंदर. तो शुगर सिरप तो वहां पर क्या हो गया, लिपिड की बाइलेयर. और उसके ऊपर मौजूद जो गुलाब जामुन है वो क्या हो गए, हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गए. बिल्कुल ऐसे यहाँ पर मौजूद है. ये रहा, सरफेस पर मौजूद है प्रोटीन. और इन प्रोटीन्स के ऊपर अगर मौजूद है कार्बोहाइड्रेट, तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन. तो प्रोटीन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलते. प्रोटीन या तो मिलेंगे किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट कभी भी फ्री नहीं मिलते. तो कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से अटैच मिलेंगे या फिर लिपिड से अटैच मिलेंगे. अगर प्रोटीन पर अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे. और अगर लिपिड पे अटैच है तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहलाया जाएगा. और ये सेल में रिकॉग्नाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सेल सरफेस मार्कर है, आइडेंटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. क्लियर. चलिए, सेल में क्या क्या मौजूद है, सेल कैसा दिखता है, सेल की मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया बाय अ मॉडल गिवन बाय अ साइंटिस्ट, जिनका नाम है, किसी और कलर से लिखा जाए, इज नोन एज दी सैंगर एंड निकोलसन. तो साइंटिस्ट का नाम है सैंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने क्या किया था, सिंगर का नाम सैंगर नहीं, सिंगर है, सिंगर से नाम कहते हैं इनका. ओके, वापस लिख देते हैं. ओके, नेम वाज दी सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने क्या किया है, दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है. मतलब वही जो मैंने आपको समझाया. यहाँ पे देखो कलरफुल डायग्राम है और क्लियरली नजर आ जाएगा. ये तो हो गई यहाँ पर क्या, रेड पेन से देखते हैं. तो ये तो हो गई यहाँ पर क्या, लिपिड की बाइलेयर, जिसमें टेल एक दूसरे की तरफ है. क्यों, क्योंकि ये नेचर में कैसी है, हाइड्रोफोबिक है. बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या मौजूद है, लिपिड मौजूद है. लिपिड का हेड मौजूद है, फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट का बना हुआ हेड मौजूद है. और यहाँ पे बीच बीच में एम्बेडेड क्या दिख रही है, प्रोटीन्स दिख रही है. क्लियर. जो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर सकती है, चैनल का फॉर्मेशन कर सकती है. ये आउटसाइड ऑफ द सेल, ये इनसाइड ऑफ द सेल हो गया. और यहाँ पर मौजूद है कार्बोहाइड्रेट की चेन, जिसके लिए आप क्या टर्म यूज करोगे, जिसके लिए यूज करोगे, ये यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में है, क्योंकि प्रोटीन से अटैच दिख रहे हैं. अगर मैंने लिपिड से डायरेक्टली अटैच कर दूं तो क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे. क्लियर. तो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या स्टेट करता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है,
विच बिहेव एज अ फ्लूइड मोर देन अ बिहेव लाइक अ सॉलिड। तो फ्लूइड की तरह होती है, मतलब वो शुगर सिरप की तरह, वो गुलाब जामुन वाली शुगर सिरप की तरह होती है। एंड यहाँ पर मौजूद है मोज़ैक पैटर्न। मोज़ैक पैटर्न मतलब लिपिड की तो लेयर है, और बीच बीच में जगह जगह पर क्या मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है। सो लेटरल मूवमेंट, रिजल्ट इन अ लेटरल मूवमेंट कुछ ऐसी होती है दिखने के अंदर, लेटरल मूवमेंट। मोज़ैक स्ट्रक्चर, लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कॉन्स्टेंटली अपनी जगह को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे लेटरल मूवमेंट देखा जाता है। ये बोला था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अंदर बाय सिंगर एंड निकोलसन। क्लियर? ओके, अगला स्ट्रक्चर जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। सो न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द सेल एक्टिविटीज एंड स्टोर द डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यही वो मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफर करते हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मैंने कहा था सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन क्या है, वो पावर, वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेल अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन कर पाता है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो डीएनए किसकी फॉर्म में मिलेगा, थ्रेड डिश नेटवर्क की फॉर्म में, जिसे क्रोमैटिन कहा जाएगा। तो ऐसे थ्रेड की फॉर्म के अंदर मिलता है डीएनए, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन कहा जाता है। और जब सेल डिवाइड करने लगता है तो क्रोमैटिन वहां पर किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स। तो वहां पर किनका फॉर्मेशन होगा, हेरिडिटरी व्हीकल का। मैं आपको हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, वहां क्लियर होगा। इन्हें क्या कहा जाता है, हेरिडिटरी व्हीकल कहा जाता है, जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मौजूद है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप डबल होती है, अभी कुछ देर पहले बना के दिखाई थी, अभी स्ट्रक्चर में अपन वापस देख लेंगे। डबल एनवलप यहाँ पर मौजूद होती है, जिसमें जगह जगह पर बीच में क्या अवेलेबल होते हैं, पोर मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है राइबोसोम, उनको बनाने का काम करता है न्यूक्लियोलस। तो इसे राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर? ये डीएनए, ये वो जगह है जहाँ पे डीएनए कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, एंड यहाँ पर एक प्रोसेस होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन। ये देखो स्ट्रक्चर, ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई है। पेन को देखिए कौन सा चलेगा। ओके, सो आउटर मेम्ब्रेन इज देयर एंड ये अंदर वाली हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। और जगह जगह पे बीच में क्या मौजूद है, न्यूक्लियोपोर। क्या दिख रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोपोर मौजूद है। बीच में स्ट्रक्चर मौजूद है न्यूक्लियोलस, मैंने अभी आपको बताया किसका फॉर्मेशन करेगा, इसे राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। ये आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। अंदर पूरा नेटवर्क दिख रहा है, ये क्रोमैटिन है, जो कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम, हेरिडिटरी व्हीकल का फॉर्मेशन करेंगे। और बाहर का न्यूक्लियर एनवलप अपन ने देख ही लिया। अंदर के फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये हमने न्यूक्लियस की बात की, फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं। फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसके फंक्शंस को लिख देती हूँ। फंक्शंस की बात की जाए तो इसका बेसिक फंक्शन हो जाएगा न्यूक्लियस का, दैट इज फर्स्ट, क्या है ये, इट इज द कंट्रोल हाउस। तो ये कंट्रोल हाउस है, सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंड, ये है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, सेल डिवीजन के अंदर। तो इट पार्टिसिपेट इन द सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जेनेटिक मटेरियल को वन सेल से अदर सेल में। कंट्रोल हाउस है तो सेल के साथ साथ अदर सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर? अगला स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है इसे, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को यहाँ पर गवर्न करने का काम करता है।
क्या मैम की बात क्लियर हुई? तो ऑल दी एक्टिविटीज, यूं कहो सेल की एक्टिविटीज मतलब एटीपी के जनरेशन को, एटीपी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उन्हें गवर्न कर रहा है। मतलब ये जब तक एटीपी नहीं बनाएगा तब तक यहाँ पर सेल्स के अंदर कोई काम हो ही नहीं सकता, अगर सिंपल बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करता है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनर्जी हार्वेस्ट करता है। इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यूं बोलो यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस चलता है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब वो प्रोसेस जिससे फूड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और किसका फॉर्मेशन होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। क्लियर? स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन मिलेगी, इनर मेम्ब्रेन मिलेगी, और इनर मेम्ब्रेन ने अपने आप को कुछ फोल्ड्स के अंदर इनफोल्डिंग्स में डिवाइड किया हुआ है, जिन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहते हैं। तो क्रिस्टे यहाँ पे क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। और ये क्रिस्टी ही वो जगह है जहां पर क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन देखा जाता है। किसका फॉर्मेशन? एटीपी का फॉर्मेशन देखा जाता है। Am I clear to all of you? तो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जिसका काम है एटीपी जनरेट करने का। इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, और अंदर की मेम्ब्रेन पे मौजूद है स्ट्रक्चर जिन्हें क्रिस्टे कहा जाता है। इस क्रिस्टे के ऊपर टेक्निकली स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें ऑक्सीजोम्स कहा जाता है, जहां पर ये प्रोटीन सिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस का काम चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया? सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद का आरएनए होता है, इसके पास खुद की प्रोटीन्स होती है, जिस वजह से ये अपनी एक्टिविटीज को खुद से कंट्रोल कर सकता है, गवर्न कर सकता है। बट सेमी है, मतलब आधी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी ही होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर ये बोला जाता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये है कि इसका प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी प्रोकैरियोट से मिलती है। एक तो ये एग्जिस्ट यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की क्षमता रखता है, साथ ही साथ इसके पास 70s राइबोसोम मिलता है, जैसे कि प्रोकैरियोट के अंदर मिलता है। क्लियर हो गया? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वहां से मैच करने की वजह से इसे एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन कहा जाता है। इसी के यहाँ हम अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। इसे सेल विद इन दी सेल भी कहा, सेल ऑर्गेनल विद इन दी सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी और सेल ऑर्गेनल के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेंगे। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। मैंने कहा इनको यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोट में भी मिलते हैं और ये यूकैरियोट में भी मिलते हैं, बस टाइप चेंज हो जाता है। तो राइबोसोम्स की बात की जाए तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट में 80s राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम 2 यूनिट्स का बना हुआ होता है, स्मॉल एंड लार्ज यूनिट। तो ये कंप्लीट 80s टाइप का राइबोसोम। तो स्मॉल यूनिट यहाँ पर और लार्ज यूनिट, दोनों यूनिट यहाँ पर हो जाती है। 80s की बात करें तो 80s, ओके, तो मैं लिख देती हूँ स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट के बारे में। ये मिलकर बनता है 50s और 30s से। क्लियर हुई वाली बात? तो 50, 60, 70 और 80, ओके 80s के बारे में बात की जा रही है, तो इसको मैं रब करूं यहाँ पे, सही लिखूं 40 और 60s आएगा, क्योंकि मैंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट लिखा है यहाँ पे, मैंने प्रोकैरियोट का लिख दिया था। तो यहाँ पर स्मॉल यूनिट मिलकर बनी, स्मॉल यूनिट होती है 40s की और लार्ज यूनिट होती है 60s की यूकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है, जो 30s स्मॉल यूनिट और 50s लार्ज यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो टाइप डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर काम वही कर रहा है। प्रोकैरियोट के केस में वहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन मिलेगी। कैसी मिलेगी? पॉली
राइबोसोम की कंडीशन यहाँ पर मिलेगी, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड मिलेंगे। और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के केस के अंदर ये कहा जाकर किस पर अटैच हो जाएंगे, ER पर अटैच फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ये डिफरेंट पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। क्या बात क्लियर हो गई? सुनो, राइबोसोम या तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे या फिर ER पर अटैच मिलेंगे, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। किसके बने हुए होते हैं? तो ये RNA मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन के बने हुए थे, राइबो प्रोटीन्स मौजूद होती है, तो यूं ही लिखना, सिर्फ RNA मॉलिक्यूल्स के नहीं बने हुए, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए भी होते हैं। किसके बने हुए? न्यूक्लियो, वो प्रोटीन जो न्यूक्लियस से बनकर आई है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन प्लस RNA के मॉलिक्यूल्स के बनते हैं। और राइबोसोम्स कहां पर असेंबल होते हैं? इनका फॉर्मेशन, इनकी साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? न्यूक्लियोलस। और कहां पर भेजे जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पर ये किसकी तरह काम करते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करते हैं। ओके, अब ये जुड़े हुए किससे मिलते हैं? ये ER से जुड़े हुए मिलते हैं। व्हाट इज ER? ER को कहा जाता है इंटरसेल्यूलर हाईवे, मतलब ये पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन का पार्ट फॉर्म करने का काम करते हैं सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, या यूं बोलो ऑन द बेसिस ऑफ इनके पास राइबोसोम मौजूद है या नहीं है। तो अगर इनके पास राइबोसोम मौजूद है तो इन्हें RER मतलब रफ ER कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रफ ER, जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने का और सेल के मेम्ब्रेन की तरफ उसे पैक करके भेजने का। अगर इनके पास राइबोसोम मौजूद नहीं है तो इन्हें कहा जाएगा स्मूथ ER, जिनका काम होता है प्रोटीन लिपिड सिंथेसाइज करने का। क्या करने का? लिपिड सिंथेसाइज करने का। तो रफ ER करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस और स्मूथ ER करता है लिपिड का सिंथेसिस। लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कह सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, लिवर का नंबर, लिवर के अंदर स्मूथ ER का नंबर बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि लिवर के अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट, कहां पर रफ ER ज्यादा मिलेगा, कहां पर स्मूथ ER ज्यादा मिलेगा? तो वो सेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़े हुए हो, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंटीबॉडी, बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल्स, उनके अंदर स्मूथ ER ज्यादा, इनके अंदर रफ ER ज्यादा मिलता है। जबकि स्मूथ ER की बात करें तो ओवरीज और टेस्टिस मतलब गोनाड्स, मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर, वहां पर स्मूथ ER मिलता है, जो कि एस्ट्रोजन, फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का काम करता है। स्केलेटल मसल्स, हार्ट मसल्स वहां पर मौजूद है, जहां पर ये कैल्शियम रिलीज करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको जो पॉइंट बताया था, लिवर के अंदर और किडनी में अबंडेंट मिलते हैं, जहां पर ये डिटॉक्सिफिकेशन मतलब केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलो यहाँ स्ट्रक्चर देखा जाए, तो अगर यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा रफ ER। क्या किया कहा जाएगा? रफ ER। नीचे लिखा हुआ है, ये रहे, ये डार्क कलर वाले रफ ER, और जिनके ऊपर रफ राइबोसोम मौजूद नहीं है उन्हें कहा जाएगा SER मतलब स्मूथ ER। किससे जुड़े हुए मिलते हैं? तो दे स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप ओनली, तो न्यूक्लियर एनवेलप से ही जुड़े हुए दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये, तो न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़े हुए हैं, अंदर मौजूद है हमारा न्यूक्लियस, ये आपको याद रखना है। दे कंटिन्यू फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप ओनली। आगे चलिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मौजूद है दैट इज गोल्जी अपैरेटस। मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ यहाँ पर कि एक वर्ड यूज किया जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब जहां पर कुछ सेल ऑर्गेनल आपस में जुड़कर मतलब आपस में किसी तरह से कनेक्ट करके मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कनेक्ट कर कोई फंक्शन करे, तो ER के साथ जुड़ा हुआ रहता है गोल्जी फंक्शन वाइज। गोल्जी के बाद जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर लाइसोसोम, और साथ ही साथ मौजूद है वैक्यूल और अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब कुछ ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इन सबको किसका पार्ट बोला जाता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, मतलब मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड। सो हमारी जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, क्योंकि इन्होंने स्मूथ ईआर ने बनाया है लिपिड्स और रफ ईआर ने फॉर्म किए हैं प्रोटीन्स। इन सबको पैक करके कहां ट्रांसफर किया जाएगा? गोल्जी की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। इधर देखिए, तो गोल्जी का काम होता है क्या करने का? प्रोसेसिंग करने का और पैकेजिंग करने का। किसकी? प्रोटीन की। सिर्फ प्रोटीन की नहीं, ये यहाँ पर लिपिड्स की पैकेजिंग भी करते हैं, उनका मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको यहाँ पर और डेवलप करके क्या करते हैं? आगे की तरफ ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यूं कहो, हमें कहीं जाना है, जैसे मुझे यहाँ से कोटा से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए मुझे क्या बाय करना पड़ेगा? टिकट। तो मेरे लिए वो टिकट क्या हो गया? किसी जगह पर जाने का तरीका। और का टिकट किसका लूंगी? जैसे बस का टिकट लिया, तो बस मेरे लिए हो गया है ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। तो ईआर यहाँ पर यही कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करवा रहा है, किसी को कहीं पर भेजाने का काम कर रहा है। गोल्जी क्या करता है? वहां पर कंडक्टर को देखा है, वो टिकट पर सील लगा देगा कि हाँ आपने बिल्कुल सही टिकट खरीदा है, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाएगा। गोल्जी वही काम करता है। गोल्जी के फंक्शन को आप एक टर्म में लिख सकते हो, ये सिक्रीशन का काम करता है। किसका काम करता है? सिक्रीशन का काम करता है गोल्जी। और यहाँ पर गोल्जी के स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी के स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं आपको। वो सरफेस गोल्जी का जो किधर की तरफ मौजूद है? ईआर की तरफ, उसे कहा जाता है फॉर्मिंग फेस। कौन सा फेस कहा जाता है? फॉर्मिंग फेस, या फिर इसे सिस फेस कहते हैं। और वो फेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मौजूद होता है उसे कहते हैं ट्रांस फेस, या फिर इसे कहा जाता है मैच्योर फेस। ये यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से वेसिकल्स, इसके पास स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद है? इसके पास मौजूद होंगी ये वेसिकल्स जो ईआर से आई है। यहाँ पर मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर जिन्हें सिस्टर्नीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नीज। सेम ऐसे ईआर के अंदर भी इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इन्हें सिस्टर्नीज कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स की आपस में क्या रहती हैं? जुड़ी हुई रहती है बाय द कंडक्टिंग टिब्यूल्स। किनसे जुड़ी हुई होती है? बाय द टिब्यूल्स, जो कंडक्शन का यहाँ पर काम करते हैं। क्लियर? तो इनका काम है सिक्रीशन करने का। किसका? जो बनेंगे, मॉडिफाई किया जाएगा, तो इट्स अ साइट ऑफ मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन करने का काम करेंगे? ये मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोटीन का, और साथ में मॉडिफिकेशन करेंगे किसका? लिपिड्स का। ये ध्यान रखना है। वेसिकल्स, यहाँ से मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से वेसिकल्स फॉर्म होती है, और यहाँ से कुछ वेसिकल्स अलग अलग काम करना परफॉर्म कर देती हैं। तो कुछ बड़ी वेसिकल्स यहाँ से वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगी, कुछ यहाँ से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगी, और कुछ यहाँ पर और बन जाती है माइक्रो बॉडीज। ओके, तो अलग अलग बॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर माइक्रो जो वेसिकल्स हो जाती हैं वो है लाइसोसोम, जिन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिंग क्रू जिन्हें कहते हैं, इनके पास मौजूद होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ऐसे ही दूसरी माइक्रोबॉडीज मौजूद है पेरोक्सिसोम, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे स्मूथ ईआर था तो स्मूथ ईआर और पेरोक्सिसोम दोनों रिलेटेड होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन से। मौजूद कहां पर होते हैं? लिवर और किडनी में। क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, क्या मौजूद है। लाइसोजाइम्स यहाँ पर क्या करते हैं? वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब खुद के ही मटीरियल से माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, तो उसको डिग्रेड करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। इस प्रोसेस को, खुद के मटेरियल को डिग्रेड करने को कहा जाता है ऑटोफेगी। क्या कहा जाता है? ऑटोफेगी। बाहर से आए हुए मटेरियल को डिग्रेड करने को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, सेल ईटिंग का प्रोसेस। तो खुद के या बाहर से आए हुए मटेरियल को क्या कर सकता है? डिग्रेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस, सेल्फ ब्रेकडाउन, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। चलो देखो यहाँ पर ये काम कैसे करता है, इसके सारे काम हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शनिंग, ये बाहर से आए हुए मटेरियल को डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। सेल इन्वेडर्स, कोई पैथोजन आ गया उसको डाइजेस्ट करेगा। ये सेल कंपोनेंट्स की रिसाइकलिंग करेगा, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, तो दे आर नॉट फाउंड इन दी प्लांट्स। कैसे काम किया?
बाहर से आया कोई भी मटेरियल, उस मटेरियल को क्या किया गया यहाँ पे, तो लाइसोसोम यहाँ पर कोई अंदर के मटेरियल की ऑटोफैगी दे रखा है यहाँ पे, तो हम ऑटोफैगी पढ़ लेते हैं। ऑटोफैगी के साथ साथ कोई बाहर से आए हुए मटेरियल को भी यहाँ पे डिग्रेड किया जा सकता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ जुड़ जाएंगे, लाइसोसोम फ्यूज कर जाएंगे और यहाँ पर अल्टीमेटली प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन? प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं ये शुरू में, जब इनमें इनएक्टिव एंजाइम है। फिर जाकर जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। अंदर इनमें लाइसोसोम में क्या मौजूद होता है? एंजाइम्स, जिन्हें कहते हैं एसिड हाइड्रोलेज। ये एंजाइम, यहाँ पे जो लाइसोसोम का पीएच है वो एसिडिक मेंटेन किया जाता है 1.3 to 3.5 pH, यूं कह सकते हो, स्पेसिफिकली लिखा था 3 pH तक मेंटेन करते हैं ये, तो 1 पॉइंट ना लिख के तुम 3 pH लिख लो, यहाँ पे 3 pH तक मेंटेन करते हैं यहाँ पे एसिडिक कंडीशन। और उस एसिडिक कंडीशन में एसिड हाइड्रोलेज किसी भी मटेरियल को डिग्रेड करने का काम करते हैं। मटेरियल को डिग्रेड करके या तो बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, अल्टीमेटली खुद से क्या हो जाएगा, पूरा बर्स्ट, और बर्स्ट करके पूरे सेल को क्या कर देगा, डिग्रेड। तो ऑटोफैगी भी कर सकता है, ऑटोलाइसिस भी कर सकता है। किसकी प्रॉपर्टी है? लाइसोसोम की प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? अभी हमने बात की थी प्रोटीन सिंथेसिस की, मतलब मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो सिस्टम जो आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर कैसे काम करता है। सो रफ ईआर, गोल्जी अपैरेटस, वेसिकल्स, ये आपस में साथ में काम करेंगी प्रोटीन के फॉर्मेशन के और प्रोटीन के डेस्टिनेशन के वहां पर पहुंचाने के लिए। कैसे करती है? रफ ईआर पर मौजूद राइबोसोम्स, रफ ईआर का स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर मौजूद होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है क्रिस्टे, और साथ में अटैच करने वाले स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, टिब्यूल्स कहा जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने एंड टिब्यूल्स मौजूद होते हैं। और इन राइबोसोम्स के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए आर देयर, और अल्टीमेटली राइबोसोम्स जाकर इसे प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी apparatus कंसिस्ट ऑफ द राइबोसोम, और राइबोसोम जुड़ा हुआ किससे रहता है, एक थ्रेड से, जिसे आप कहते हो मैसेंजर आरएनए। क्लियर है? क्या कहा जाता है? मैसेंजर आरएनए, थ्रेड बनी हुई है। मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम जुड़ गया और किसका फॉर्मेशन करेगा, अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीपेप्टाइड, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटीन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो हमें पता है ईआर, तो ईआर पे मौजूद राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, रफ ईआर उन्हें क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, गोल्जी उनको मॉडिफाई करेगा और वेसिकल में पैक करके उन्हें सेल के मेम्ब्रेन तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर प्रोटीन सही नहीं बनी है तो लाइडोसोम में इनको डिग्रेड कर दिया जाएगा, सेल को खुद को रिक्वायरमेंट है तो वैक्यूल में इन्हें स्टोर कर लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम यहाँ पे, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो साइटोस्केलेटन सेल का इंटरनल स्केलेटन, जो सेल का वहां पे स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहा है, कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन फाइबर्स, जो कि सेल के मूवमेंट में और उसकी शेप को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म होते हैं, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वहां पर मोटिलिटी की बात की थी, फ्लैजेला के बारे में। सीलिया छोटा अपेंडेज, हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो सरफेस पर मौजूद होते हैं। हमने बैक्टीरिया सेल को वहां पे बैक्टीरिया सेल के बारे में पढ़ा था, जिसके पास फ्लैजेला मौजूद होता है। स्पर्म की बात करें, ह्यूमन स्पर्म, फ्लैजेला मौजूद होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसपोर्ट, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया मौजूद होता है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में एग का मूवमेंट अवेलेबल हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। तो ये सब कुछ जो मूवमेंट वहां पे प्रोवाइड करे, मोटिलिटी प्रोवाइड करे, वो स्ट्रक्चर ही यहाँ पर कौन से होते हैं, सीलिया, फ्लैजेला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर मौजूद जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? और प्रोटीन के फाइब्रस नेटवर्क यहाँ पर बने हुए होते हैं। एक और देखो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है ना, सीलिया मौजूद होता है यहाँ पे, प्रोटोजोआ में दे रखा है। ये देखो यहाँ पे फ्लैजिला बनाया हुआ है, ये फ्लैजिला किस में बना हुआ है, टेल जो होती है स्पर्म की। इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैजिला जो मूवमेंट में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर
जो किन में एग्जिस्ट करता है, एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका काम है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। मैं आपको जब सेल डिवीजन डिटेल में पढ़ाऊंगी वहां हम बात करेंगे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रियोल। ये 2 शॉर्ट सिलेंडर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो एक दूसरे से अटैच होते हैं और जो सेल डिवीजन में क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का क्या पॉसिबल हो पाता है, सेपरेशन। तो क्रोमोसोम का सेपरेशन पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू दी सेंट्रियोल्स, जो एनिमल्स में मौजूद होते हैं। प्लांट्स में लिख लो यहाँ पे नोट में, एब्सेंट इन प्लांट्स, तो दे आर एब्सेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक, ओके। इसी से बात याद आई, हम यहाँ से शुरू करते हैं प्लांट सेल के बारे में। अगर एक एनिमल सेल और प्लांट सेल को आपस में कंपेयर किया जाए, तो एनिमल सेल के केस के अंदर वहां पर सेल वॉल मौजूद नहीं होती है, वैक्यूल मौजूद होता है पर स्मॉल साइज का होता है, और जो प्लास्टिड्स होती है वो भी वहां पर मौजूद नहीं होती। तो ये अगर बात की जाए एनी प्लांट सेल में क्या क्या स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज है, तो वहां पर 3 प्रॉपर्टीज मिलेंगी। कौन कौन सी, सेल वॉल का प्रेजेंस, सेंट्रल वैक्यूल का प्रेजेंस, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और प्लास्टिड्स का प्रेजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं पढ़ाया, यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो इधर देखो, यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर आउटर कवर दैट इज सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। यहाँ पर मौजूद है सेंट्रल वैक्यूल, तो 90% प्लांट्स के अंदर स्पेस कौन कवर करके रखता है, सेंट्रियोल्स कवर कर, वैक्यूल कवर करके रखता है, जो कि सेल सैप को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, सेल सैप को। सेल का सारा फ्लूइड मटेरियल जिसे प्लांट को स्टोर करना है वो सेल सैप की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्या कहा जाता है इन्हें, इन्हें कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। ये मटेरियल को यहाँ पर स्टोर करने का काम करेंगे। आगे, तो सबसे पहला हम यहाँ पर पॉइंट पढ़ते हैं अबाउट दी सेल वॉल। सेल वॉल क्या है क्या नहीं है, उस बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये सेल वॉल दिख रही है प्लांट के अंदर, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। तो इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हो, बाहर मौजूद है ये सेल वॉल। सेल वॉल नेचर में नॉन लिविंग होती है, या यूं बोल दो नेचर में डेड होती है। ओके, सो लिविंग मटेरियल कहाँ से शुरू होता है, सेल मेम्ब्रेन से। ये बनी हुई किसकी होती है, अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। बैक्टीरिया में बात की जाए, यहाँ लिखते हैं इसको अपन, कि ये बैक्टीरिया में अगर इसकी बात की जाए, इसे यहाँ से रब कर दो, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि किस किस मटेरियल की बनी हुई होती है ये। तो सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट्स किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की, प्लांट्स के केस में। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के केस में बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। बात करें बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे पास एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और बताओ क्या मौजूद है हमारे पास, बैक्टीरिया के अलावा हमारे पास मौजूद है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की। तो सेल वॉल इज फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट्स पर सेलुलोज की बनी हुई, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की, और फंजाई में काइटिन की बनी हुई। क्लियर, ये काम क्या करती है, इसका काम है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर काम करती है। और ये कोई बैरियर की तरह काम नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, इसके थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ सेल पॉसिबल हो पाता है। नेचर में रिजिड होती है, कवर दी सेल मेम्ब्रेन, और वहां पे सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। सेल डिवीजन की मैं बात बताऊंगी आपको कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की वजह से वहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एक और बात, सेल वॉल यहाँ पर ऑस्मोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ऑस्मोसिस, वाटर का ट्रांसपोर्ट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो पाता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन वहां पर सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, हर चीज को ट्रांसपोर्ट होना अलाउ नहीं करती है। क्लियर हो गया, इसको आपको याद रखना है। सेल वॉल सेलुलोज के अलावा किसकी बनी हुई होती है,
कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट बोल सकते हो, कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट भी मिलते हैं। क्लियर? ओके। सेंट्रल वैक्यूल, अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर 90% ऑफ स्पेस सेल में कौन कवर करके रखता है? सेल वैक्यूल कवर करके रखती है। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूं लिखते हैं अपन कि दी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल सेंट्रल वैक्यूल को क्या कहा जाता है? इसे, इस ग्रीन मेम्ब्रेन को, इसको नहीं, ये यहाँ हाँ एग्जैक्टली, ये यहीं पे बनी हुई है मेम्ब्रेन, ये रही ब्लू वाली, इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन को, सेल वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। किसका काम करती है? ऑस्मो रेगुलेशन का। तो अगर इसमें पानी भरा हुआ है, अगर यहाँ पर सेल के अंदर क्या है? वैक्यूल में पानी भरा हुआ है, तो सेल कैसा रहेगा? टर्जिड, स्वेल। टर्जिड का मतलब क्या होता है? स्वेल कंडीशन में मिलेगा। और अगर इसने पानी लॉस कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड, मतलब नेचर में कैसी हो जाएगी? अल्टीमेटली श्रिंक कर जाएगी, अपनी शेप को लूज कर देगी। श्रिंक तो वर्ड यूज ना करो, क्या होगी? वो अपनी शेप को यहाँ पर लूज कर देगी। तो यहाँ पर क्या क्या मौजूद होता है? ये क्या क्या अपने अंदर स्टोर करके रखता है? ये वाटर स्टोर कर सकता है, एंजाइम स्टोर कर सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर सकता है, और यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द प्लांट टिश्यू। जो वर्ड लिख सकती हो इसके बारे में मैंने आपको बताया, इट इज रिलेटेड टू द ऑस्मो रेगुलेशन इन द केस ऑफ सेल। ये सेल की शेप को मेंटेन करने का काम भी यहाँ पर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्यूल के बारे में। मेम्ब्रेन का नाम मैंने आपको बता दिया, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। अगला, सेल ऑर्गेनेल, जिसकी वजह से प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कह पाते हैं। दे आर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, और प्लास्टिड्स वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक बनाते हैं। प्लास्टिड्स नेचर में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन मिलती है इनके अंदर। इनके 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। 3 टाइप हो गए। पहला टाइप यहाँ पे देखो, क्लोरोप्लास्ट, इसे किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ये लाइट को स्टोर, ये क्या करता है? यहाँ पे लाइट एनर्जी को, मैंने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा हुआ है, वो जाके चेक कर सकते हो वीडियो। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का काम है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट भी बोल सकते हो इसको, कि कितने कौन कौन सा पिगमेंट स्टोर करते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट जिसमें मौजूद है, मतलब क्लोरोफिल, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। जो नेचर में कलरलेस होते हैं, कैसे होते हैं नेचर के अंदर? कलरलेस, उन्हें कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये अमाइलोप्लास्ट लिखा हुआ है उनके लिए, ये रहा। ल्यूकोप्लास्ट कह सकते हो या अमाइलोप्लास्ट कह सकते हो। अमाइलोप्लास्ट उसका टाइप होता है जो यहाँ पर क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च स्टोर कर रहा है। अमाइलोप्लास्ट आर देयर, एलिरोप्लास्ट आर देयर। तो ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप होते हैं जो नेचर में कलरलेस है। काम क्या करते हैं? स्टोरेज का काम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर? क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरफुल पिगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करते हैं। किसको? फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, पेटल्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इनका काम है। क्लोरोप्लास्ट का काम है लाइट को ट्रैप करने का और CO2 को फिक्स करने का, CO2 और वाटर को कन्वर्ट करने का, किसके अंदर? फिक्स करने का, ग्लूकोज के अंदर। फूड का फॉर्मेशन करते हैं लाइट को ट्रैप करके, और लाइट को ट्रैप करने वाला पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है, दैट इज क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर देखो, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन मिलेगी, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। क्लियर? इसमें 2 मेम्ब्रेन मौजूद है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों मिलकर ही क्या बना रही है? डबल मेम्ब्रेन का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रही है। इन दोनों के बीच की स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
और यहाँ पर अंदर मौजूद है कॉइन टाइप के स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाएगा थाइलाकॉइड। क्या कहा जाएगा? थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब ये वो जगह है जहां पर लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। इनमें मौजूद है क्लोरोफिल का पिगमेंट, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी को क्या कर सकते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नीचे के फ्लूइड मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाता है और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। इट्स अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन जहां पर CO2 को फिक्स किया जाता है। किसको फिक्स कर रहे हो? CO2 को। क्लोरोप्लास्ट को भी क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? वो जो अपना काम खुद से कंट्रोल कर सकता है, कुछ काम कंट्रोल कर सकता है। इसके पास खुद का डीएनए होता है, ये बना हुआ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। इसके पास आरएनए मौजूद है, इसके पास डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती है जो अपना यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ये रहे, इनके पास राइबोसोम मौजूद है। और राइबोसोम कौन से टाइप के? प्रोकैरियोट जैसे 70S टाइप के। इसीलिए इनका भी ओरिजिन सिम्बायोटिक होता है। तो दे ऑल्सो हैव द एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड का ल्यूमेन होता है, और थाइलाकॉइड्स को सबको एक साथ ग्रैनम कहा जाता है। ग्राना या ग्रैनम टर्म यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? फोटोसिंथेसिस, दैट इज द प्रोडक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा काम हम आखिरी में कर लेते हैं। हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर लिया है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, प्रोकैरियोट, एनिमल सेल, प्लांट सेल, जिनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होती हैं। तो प्रोकैरियोट्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को भी हमने डिफरेंशिएट करने की बात कही थी। एक तरफ हमने डिफरेंशिएट किया था सेल कैरियन के बेसिस पर, डिफरेंशिएट किया था किसके बेसिस पर? न्यूक्लियस के बेसिस पर। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। और इस मल्टीसेलुलर के अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ इनके पास कैसे कैसे स्ट्रक्चर मौजूद है हम स्टडी कर सकते हैं। किनको? एनिमल सेल को और प्लांट सेल को। तो चलो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट, डीएनए के लेवल पे बात की जाए तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड होते हैं। तो इनके प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को या फिर जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अवेलेबल देयर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। अगला पॉइंट, साइज के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया साइज में छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल की बात करो, एनिमल सेल की बात करो तो ये नेचर में कैसे होते हैं? अच्छे खासे साइज के होते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ये यूजुअली बोला, नॉट ऑलवेज, सिंगल सेल्ड होते हैं। और ये नेचर में ऑफ्टन, तो यूं लिखो, ये मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये मोस्टली क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। आगे मेटाबॉलिज्म, इनके केस की बात की जाए तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। जबकि यूकैरियोटिक सेल के केस में क्या देखने को मिलता है? इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि तुम लोगों को नजर आ सके क्लियरली। ओके, सो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में तो देखने को मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड का ब्रेकडाउन। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ज्यादातर बोल रखे, हमेशा ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया भी एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गया? और एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर कि क्या है, हमें आखिरी पॉइंट क्या याद रखना है ऑर्गेनल्स के बारे में, कि जो ऑर्गेनल्स यहाँ पर होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेग्नल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल मिलता है। कौन सा मिलता है? यहाँ पर तो मिलता है राइबोसोम, सिर्फ राइबोसोम फाउंड होता है। जबकि यहाँ पर बाकी सेल ऑर्गेनल, सारे सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या होते हैं? डिफरेंस के पॉइंट होते हैं।
क्लियर? एक एनिमल सेल और प्लांट सेल को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो ये तो बहुत इजी, अपन ने अभी पढ़ा था। दोनों में न्यूक्लियस कॉमन होता है, दोनों में स्मूथ ईयर और रफ ईयर कॉमन होते हैं, दोनों में राइबोसोम कॉमन होता है। साइटोस्केलेटन के अंदर यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं मिलता। क्या हुआ? सेंट्रियोल यहाँ पर एब्सेंट होता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। बाकी साइटोस्केलेटन कॉमन है। साइटोसोल मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। अलग बताओ, यहाँ पर मौजूद होगा सेल वॉल जो कि एनिमल्स में नहीं मिलेगा। यहाँ पर मौजूद है सेंट्रल वैक्यूल जो एनिमल्स में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मौजूद है, ये रहा वो स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल, जो एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मार्क कर सकते हो कहीं पर छोटे से स्ट्रक्चर्स जो यहाँ नहीं अवेलेबल दिख रहे हैं, तुम कहीं पर भी स्ट्रक्चर्स मार्क कर सकते हो, दैट इज सेंट्रियोल, जो कि प्लांट्स के अंदर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो ये किसके बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो गया? बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यहाँ पर कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहाँ देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने हैं। थैंक यू सब लोगों को क्लास अटेंड करने के लिए। मैंने आज आप लोगों को सेल वाला टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो सेल बायोलॉजी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। वन शॉट के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने का मैंने यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है। तो सेल बायोलॉजी कंप्लीट करवाया है। अगला सेशन में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो वेट फॉर दैट सेशन। तब तक आपको क्या करना है, आपको सेशन का पता लग सके उसके लिए करना है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। चैनल का नाम है उन्नति, तो यहाँ पर आपकी उन्नति होती रहेगी, चैनल की उन्नति होती रहेगी। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक्स एंड कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो आपको कंटिन्यू करना है। थैंक यू सेशन को अटेंड करने के लिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही, किसके साथ? यूजीआर मैम के साथ, ऑन योर ओन चैनल दैट इज उन्नति। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।